वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम आपसे बताने जा रहे हैं कि आखिरकार देश की राजनीति में चल क्या रहा है। अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी एनडीए की मीटिंग ले रहे हैं और एनडीए की मीटिंग में एनडीए के तमाम स्टालवॉर्ट शामिल हैं। अगर बिहार की बात करें तो बिहार के जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री के पैर छूने का प्रयास किया। चलिए, यह शिष्टाचारवश ये किया गया प्रयास हो सकता है, लेकिन जब से इस तरह का मैंडेट आया है और ये लगने लगा है कि ये सरकार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर निर्भर है, तब से इस बात के कयास जोरदार तरीके से लगाए जाने लगे हैं कि आखिरकार इस सरकार की उम्र क्या होगी, ये सरकार कब तक चलेगी। एक बार फिर से 10 साल बाद क्या कोलिशन का ईरा आ चुका है? क्या एक बार फिर से 10 साल के बाद अब इसी तरीके से गठबंधन दल की सरकार होगी? और इसमें बड़ी बात यह होगी कि नीतीश कुमार अपनी किन किन मांगों को इस सरकार से मनवाएंगे, वहीं चंद्रबाबू नायडू अपनी किन किन मांगों को इस सरकार से मनवाएंगे। दोनों को लेकर के ये इंप्रेशन है कि दोनों बड़े हार्ड बार्गेनर हैं और कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार कभी भी इस सरकार का साथ छोड़ सकते हैं। दरअसल उसी दिन से इस बात का कयास लगाया जाने लगा जिस दिन एक प्लेन में सवार होकर के तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ आए थे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा कि उनका समर्थन एनडीए को रहेगा, और आज तो नीतीश कुमार ने यहां तक कह दिया कि अच्छा होता प्रधानमंत्री मोदी आज ही शपथ ले लेते, उनकी इच्छा तो ये थी। और उन्होंने ये भी कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर समर्थन दे रहे हैं। तो जिस तरीके से एनडीए की मीटिंग के बाद खबरें बाहर आ रही हैं, उसको देख करके तो यही लगता है कि चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के बयान को आप सुने तो वो ये कहते हुए सुने गए कि 10 सालों में देश ने अच्छी तरक्की की है, प्रगति की है। तो आप समझ लीजिए कि पिछले 10 सालों के गवर्नेंस को किस तरीके से ये दो नेता जोरदार इसको कह लीजिए कि रिपोर्ट कार्ड में जोरदार नंबर दे रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये दो नेता बीजेपी को दगा दे सकते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यह सवाल उठना भी क्यों नहीं चाहिए। राजनीति में कुछ भी संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। और जहां तक नीतीश कुमार का सवाल है, तो कोई पहली दफा अगर करते हैं तो ऐसा करेंगे, ऐसा तो है नहीं। 2 बार वो पहले ऐसा कर चुके हैं। इसलिए आप ये देखें कि 2013 में उन्होंने एनडीए से अपना साथ छोड़ा और उसके बाद फिर वो 2017 में एनडीए के साथ आ गए। फिर उन्होंने 2022 में एनडीए का साथ छोड़ा और आप देख लीजिए 2024 में फिर से वो एनडीए में साथ आ गए। अब नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं क्या? नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी का साथ छोड़ सकते हैं क्या? चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री मोदी का साथ छोड़ सकते हैं क्या? ये एक ऐसा गंभीर सवाल है। और अगर ये दोनों छोड़ देते हैं तो बीजेपी की सरकार क्या धड़ाम से गिर जाएगी? बीजेपी की सरकार के पास क्या कोई विकल्प नहीं बचा है? ये सोचना और ये समझना बेहद दिलचस्प है। दरअसल मैं आपको ये बता दूं कि नीतीश कुमार का पूरा आप ग्रोथ देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि नीतीश कुमार के ग्रोथ में बीजेपी का एक बड़ा योगदान रहा है। और बीजेपी बिहार में सत्ता में आई है तो नीतीश कुमार का भी योगदान रहा है। दोनों एक दूसरे के सहारे बिहार में आगे बढ़ते रहे हैं और लंबे समय से नीतीश कुमार अगर बिहार में मुख्यमंत्री हैं तो इसमें बीजेपी का भी योगदान है, और बीजेपी सत्ता में है तो उसमें नीतीश कुमार का भी योगदान है। और जब भी दोनों एक दूसरे से अलग हुए हैं तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार सहज तरीके से राजद गठबंधन के साथ चल नहीं पाए। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव तक बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जो कि मनवाने का प्रयास करेंगे, जिसमें सबसे बड़ी मांग है बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जा की मांग। क्योंकि जब से झारखंड अलग हुआ है, बिहार की सारी इंडस्ट्रीज झारखंड में चली गई है और बिहार गरीब हो गया है। जहां तक आंध्र प्रदेश का सवाल है तो वहां भी यही मांग है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इस तरह की मांगों को
पूरा करने के लिए क्या प्रधानमंत्री मोदी मजबूर होंगे? उन्हें बाध्य होना पड़ेगा। और इन मांगों को पूरा करने के बावजूद भी क्या ये दोनों लोग इनका साथ छोड़ सकते हैं, बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं? ये भी सवाल उठता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुझे अब इसकी संभावना बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ती है। खास तौर पर विधानसभा चुनाव तक तो बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ती है। दिखाई इसलिए भी नहीं पड़ती है कि आप एनडीए में पूरे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, एनडीए के जो घटक दल हैं, उनकी संख्या आप देख लें और आप ये पाएंगे कि एनडीए में जो तवज्जो चंद्राबाबू नायडू और नीतीश कुमार को मिलने जा रहा है, वो तवज्जो इंडिया गठबंधन में क्या चंद्राबाबू नायडू और नीतीश कुमार को मिल सकता है क्या? आप देख लें कि कांग्रेस की संख्या 99 है और उसके बाद अगर किसी दल की संख्या है तो वो है समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव 37 सांसद के साथ इस बार इस लोकसभा में चुनाव जीते हैं। और उसके बाद अगर किसी की संख्या है तो वो है ममता बनर्जी की, और ममता बनर्जी के बाद किसी की संख्या है तो वो है स्टालिन की। और अब आप समझ लीजिए उसके बाद आप देख सकते हैं कई नाम है, उसके बाद शिवसेना उद्धव ठाकरे भी हैं। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको लेकर के ये कहा जा सकता है कि ये सारे स्टालवॉट हैं। इनके सामने चंद्राबाबू नायडू और नीतीश कुमार की हैसियत क्या उस तरह की होगी जैसा कि एनडीए में इनकी हैसियत रहने जा रही है? क्योंकि एनडीए में चंद्राबाबू नायडू अगर दूसरे नंबर पर हैं तो तीसरे नंबर पर नीतीश कुमार की हैसियत रहने जा रही है। और जिस तरीके से नंबर्स हैं वो सरकार चलाने में ज्यादा आसान रहने वाले हैं, जबकि इंडिया में सरकार चलाना उतना आसान नहीं है, उस तरह के नंबर्स उनके पास नहीं है। इसलिए कल जयराम रमेश ने एक प्रयास जरूर किया था। जयराम रमेश ने एक अपनी बातों को सामने रखा और उन्होंने कहा कि क्या आंध्र प्रदेश के स्पेशल स्टेटस की मांग को प्रधानमंत्री मोदी पूरा करेंगे? बिहार के स्पेशल स्टेटस की मांग को प्रधानमंत्री मोदी पूरा करेंगे? आंध्र प्रदेश के स्टील कंपनी को प्राइवेटाइज होने से प्रधानमंत्री क्या रोकेंगे या उसका प्राइवेटाइजेशन करेंगे? इस तरह की बातों को उठा करके जयराम रमेश एक बार जरूर याद दिलाना चाह रहे थे कि ये जो दो घटक दल जिनकी वजह से एनडीए सरकार मजबूत दिखाई पड़ रही है, वो घटक दल अगर इनका साथ छोड़ दे तो हम स्पेशल स्टेटस की बात भी पूरी कर देंगे और जो इन दो दलों की मांग रही है, कंसर्न रहा है, वो भी हम पूरा कर देंगे। पर कहते हैं ना कि राजनीति में हर चीज कहने और सुनने की बात नहीं होती है। राजनीति में बहुत चीजों को समझना पड़ता है। इंडिया गठबंधन में अभी थोड़े दिन पहले ही तो नीतीश कुमार गए थे और नीतीश कुमार जाने के बाद इंडिया गठबंधन की नींव ही उन्होंने डाली थी। पटना से उनकी मीटिंग शुरू हुई। पटना के हीरो या दूल्हा नीतीश कुमार दिखे थे, लेकिन इसी नीतीश कुमार की जो फजीहत बेंगलुरु में हुई वो सबको पता है। इसी नीतीश कुमार को किस तरीके से इग्नोर मुंबई में किया गया था ये सबको पता है। इंडिया के संयोजक बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इस पर लालू प्रसाद के बयान क्या थे ये सबको पता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए में बने रहना कितना सहज और आसान है और वो एनडीए में कितने सहज रहते हैं ये सबको पता है। मैं आपको बताऊं, मैं चुनाव प्रचार के दरमियान इनके गांव भी गया था, इनके गृह जिले में भी गया था, इनके कई समर्थकों से भी मिला था। जब मैं उनसे पूछ रहा था कि आपके लिए क्या बेहतर दिखाई पड़ता है कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ रहें, इंडिया गठबंधन में रहें या एनडीए में रहें, तो उन सब का एक ही कंसर्न था कि नीतीश कुमार को एनडीए में रहना चाहिए क्योंकि एनडीए नीतीश कुमार के लिए ज़्यादा बेहतर है। और ये तमाम नीतीश कुमार के समर्थक बोल रहे थे जो अलग अलग जातियों से आते थे। ऐसा नहीं है कि ये नीतीश कुमार की जाति के लोग ही कह रहे थे। ऐसे में सवाल उठता है कि नीतीश कुमार कब तक इसमें बने रहेंगे? तो इस सवाल का भी जवाब दूंगा। मुझे कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता कि नीतीश कुमार अब एनडीए का साथ छोड़ के इंडिया का रुख करेंगे तब, जबकि अब उनका केंद्र की राजनीति में भी बड़ा दखल होगा, बड़ा मंत्रालय भी उनके हिसाब से मिलने जा रहा है। और जहां तक सवाल है बिहार के स्पेशल स्टेटस की, तो मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार की इस मांग को भी बीजेपी खारिज नहीं करेगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को काउंटर करने का इससे बड़ा हथियार और कोई हो ही नहीं सकता।
इसलिए बीजेपी इस बात को भी मानेगी और साथ ही साथ अब नीतीश कुमार केंद्र में मजबूती से दखल दे सकेंगे और बीजेपी को एक्सेप्ट करना होगा। इसलिए नीतीश कुमार के लिए इससे बेहतर स्थिति और कुछ हो ही नहीं सकती। जहां तक चंद्राबाबू नायडू का सवाल है तो मैं आपको बता दूं कि चंद्राबाबू नायडू एनडीए के संयोजक 1996 में भी थे और वो तब तक संयोजक बने रहे जब तक एनडीए की सरकार रही। अगर रिलायबिलिटी की बात हो तो चंद्राबाबू नायडू के रिलायबिलिटी पे सवाल उठाने का कोई मतलब ही नहीं होता। हाँ, ये बात और है कि चंद्राबाबू नायडू हार्ड बार्गेनर के तौर पर जाने जाते हैं। ये बात और है कि चंद्राबाबू नायडू का ज़्यादा इंटरेस्ट स्टेट में होता है। केंद्र की राजनीति में वो बहुत बड़ी भूमिका निभाना नहीं चाहते और अपने स्टेट के लिए मैक्सिमम चीज़ें एक्सट्रैक्ट करना वो जानते हैं। उन्होंने ऐसा प्रयास पहले भी किया है और इसमें वो कामयाब भी हुए थे। इनफैक्ट हैदराबाद को साइबराबाद बनाने का क्रेडिट चंद्राबाबू नायडू को ही जाता है। लेकिन चंद्राबाबू नायडू उसके बाद चुनाव हारे और चुनाव हारने के बाद उनकी स्थिति दिनों दिन खराब होती गई। इस बार दो हाशिए पर जा चुके पॉलिटिशियन किंग मेकर की भूमिका में आए हैं। ऐसे में बार बार यह सवाल उठ रहा है कि क्या ये दोनों एनडीए में बने रहेंगे। तो मुझे कोई वजह दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि जब ये दोनों नंबर 2 और नंबर 3 की भूमिका में होंगे तो मुझे कोई वजह दिखाई नहीं पड़ता कि नंबर 2 और नंबर 3 की भूमिका को छोड़ करके वो इंडिया में जाएंगे और इंडिया में उनकी भूमिका नंबर 5 और नंबर 6 रहने वाली है, क्योंकि इनसे ज़्यादा सांसद ममता बनर्जी लेकर के आई हैं, इनसे ज़्यादा सांसद स्टालिन लेकर के आए हैं, इनसे ज़्यादा सांसद अखिलेश यादव लेकर के आए हैं। तो आखिरकार इनसे ज़्यादा सांसद खुद कांग्रेस लेकर के आई है। तो आखिरकार ये जो सारे पार्टनर्स हैं वो क्यों इनको ज़्यादा तवज्जो देंगे, क्योंकि इनके पास कम एमपीज है और फिर भी ज़्यादा तवज्जो देने की वजह क्या होगी। और अभी हाल में ही में तो नीतीश कुमार ने इंडिया में क्या स्वाद चखा है और उनकी क्या स्थिति हुई है ये सबको पता है। इसलिए कोई बात किसी से छिपा हुआ नहीं है, हर चीज़ें बहुत क्लियर है। लेकिन इस सब के बावजूद अगर नीतीश अलग भी होते हैं तो क्या एनडीए के लिए सरकार चलाना मुश्किल हो जाता है? इस बात को ध्यान देना बहुत जरूरी है। मैं एक चीज आपसे बताना चाहूंगा कि दरअसल राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता। अगर आप टीएमसी को देख लें, ममता बनर्जी तो इंडिया की बैठक में आने से खुद इनकार कर चुकी थी और वो कहती थी कि मैं कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं करूंगी, और कांग्रेस के साथ उन्होंने गठबंधन किया भी नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के ही साथ बनी रहेंगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। जहां तक स्टालिन का सवाल है, क्योंकि दो डेवलपमेंट इन दिनों ऐसा हुआ है, उसके बाद से यह चर्चा बहुत जोर पकड़ने लगी है कि आखिरकार शरद पवार और नीतीश कुमार के बीच जो बात हुई है उसके मायने क्या हैं, क्योंकि शरद पवार ने कहा कि डिप्टी पीएम नीतीश कुमार को ऑफर किया जाना चाहिए। जहां तक सवाल है स्टालिन की मुलाकात चंद्राबाबू नायडू से हुई है, तो उसके बाद कहा जाने लगा कि दोनों के बीच बात क्या हुई। लेकिन एक बात मैं आपको यह बता दूं, बात जो भी हुई हो, लेकिन ये दोनों नेता अपनी भलाई और अपनी बेहतरी एनडीए में साफ तौर पर देख रहे हैं और एनडीए के भी जो शीर्षस्थ नेता हैं उनको भी पता है कि इंडिया गठबंधन के भी कुछ ऐसे घटक दल हैं जिनको साथ लाया जा सकता है और वो ठीक उसी तरह की भूमिका में हो सकते हैं जैसे उड़ीसा के नवीन पटनायक रहे। नवीन पटनायक जब मनमोहन जी की सरकार थी और मनमोहन सिंह पीएम थे, तो नवीन पटनायक ने कांग्रेस के साथ भी बेहतर संबंध रखे। राज्य की राजनीति और केंद्र की राजनीति उनकी बिल्कुल अलग अलग होती थी। जब बीजेपी की सरकार बनी तो नवीन पटनायक ने अपने राज्य की भलाई के लिए अलग राजनीति की और केंद्र के साथ हमेशा रिश्ते अच्छे रखे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नवीन पटनायक की तरह स्टालिन भी आगे बिहेव करने जा रहे हैं? यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। साथ ही साथ सवाल यह भी उठता है कि अंदर खाने क्या ममता बनर्जी, जो कि कभी एनडीए की हिस्सा रही हैं, क्या वो भी इस सरकार के साथ बेहतर संबंध रख सकती हैं? क्योंकि अपने राज्य में बेहतर सरकार चलाने के लिए केंद्र से बेहतर रिश्ता रखना यह भी बहुत जरूरी होता है।
और अभी जो वक्त का तकाजा है, मुझे लगता है अभी तक जो भी लड़ाई हुई हो, जितने भी कांटे की टक्कर हुई हो, जितना भी जबरदस्त बैटल हुआ हो, मुझे लगता है केंद्र सरकार को भी इनकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो घटक दल है इन चंद्राबाबू नायडू और साथ ही साथ नीतीश कुमार, इनको भी ये बताए रखने के लिए कि आपका विकल्प भी है हमारे पास। अगर इन दो घटक दल के नेताओं को अपने साथ साधने में बीजेपी सफल होती है तो निश्चित तौर पर इनकी सरकार ज्यादा स्टेबल दिखाई पड़ेगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि कई सारे निर्दलीय एमपी जीते हैं और उनमें से तकरीबन 8 से 10 एमपी को बीजेपी साधने में कामयाब रही है, ऐसा कहा जा रहा है। इसलिए अगर एनडीए की संख्या 293 से बढ़ करके 300 का आंकड़ा पार कर चुकी है तो इससे आप समझ सकते हैं कि जैसे ही पीएम मोदी प्रधानमंत्री पद का शपथ लेंगे और उसके बाद वो अपनी सरकार को मजबूत करने के लिए प्रयास जारी रखेंगे और साथ ही साथ इस तरह के नंबर्स बढ़ने लगेंगे तो निश्चित तौर पर वो मजबूत होता दिखाई पड़ेंगे। लेकिन ये बात भी सच है कि इस बार पिछले 10 सालों की तरह वो सरकार चला नहीं पाएंगे। उन्हें फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, उन्हें अपने घटक दल को अकोमोडेट करना पड़ेगा, उनको उनकी बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि उनको ये याद रखना पड़ेगा कि ये एनडीए के ही नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि 22 दलों के साथ सरकार बनाने में कामयाब रहे थे। इसलिए शरद पवार और नीतीश कुमार के बीच क्या बात हुई और उसको लेकर के बहुत तरह की बातें मीडिया में चल रही है, मुझे उसमें कोई दम दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि चुनाव से लेकर के अभी तक बहुत तरह की अफवाहें चल रही। मुझे इस बात में भी कोई दम दिखाई नहीं पड़ता कि स्टालिन और चंद्राबाबू नायडू में बात हुई है इसलिए चंद्राबाबू नायडू पे अविश्वास किया जाए। मुझे इस तरह की बात कहीं से दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि चंद्राबाबू नायडू पूर्व में भी परिचय दे चुके हैं कि वो किस तरीके से एनडीए के ट्रस्टेड एलाई रहे हैं, वो अंतिम समय तक एनडीए के साथ बने रहे। हाँ, ये बात और है कि उन्होंने स्पीकर का पद ले लिया था, क्या इस बार बीजेपी उनको स्पीकर का पद देती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी भी अब नीतीश कुमार और एन चंद्राबाबू नायडू के विकल्प को लेकर के निश्चित तौर पर काफी कदम आगे बढ़ा चुकी होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और बीजेपी का थिंक टैंक इसको लेकर के ऐसे ही बैठ जाएगा, ये कदाचित संभव नहीं है। चूंकि ये कोलिशन पॉलिटिक्स का एरा आ चुका है, इसलिए इस बात को कहा जा सकता है कि सिर्फ 2 घटक दलों के भरोसे ही बीजेपी बैठ जाएगी, इसकी संभावना मुझे बिल्कुल कम दिखाई पड़ती है। मुझे साफ ये दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी निश्चित तौर पर, चाहे स्टालिन हो या ममता बनर्जी हो, इनसे अपना रिश्ता बेहतर करना चाहेगी और स्टालिन जिनका कि पूरा फोकस राज्य की राजनीति पर होता है, वो केंद्र से ज़्यादा कुछ पा सकें, इसके लिए वो निश्चित तौर पर प्रयासरत दिखेंगे और केंद्र के साथ बेहतर संबंध बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी राजनीति पर कांग्रेस की नाराजगी के बाद भी कोई ज़्यादा फर्क पड़ने जा रहा है, ऐसा कदापि दिखाई नहीं पड़ता है, बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता। और यही हाल ममता बनर्जी का भी है कि ममता बनर्जी भले ही खुल करके समर्थन ना करें, लेकिन केंद्र का साथ दे सकती हैं और केंद्र भी अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ा सकता है, क्योंकि जिस तरह की जरूरत केंद्र की सरकार को आती हुई दिखाई पड़ रही है, मुझे लगता है कई मुद्दों पर ममता बनर्जी का साथ भी केंद्र सरकार चाहेगी। आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प है, लेकिन मुझे ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी 293 ही नहीं बल्कि अभी तक 300 का आंकड़ा पार कर चुकी है और बीजेपी अपनी सरकार को वक्त बीतने के साथ ही बिल्कुल मजबूत कर लेगी, ये मुझे साफ दिखाई पड़ रहा है। तो इस खास एपिसोड में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।